नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सब लोगों का, सब विद्यार्थियों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज क्रिया शारीर। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन or paid online BAMS classes, you can WhatsApp me on 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो है क्रिया शारीर विषय के बारे में। क्रिया शारीर का मतलब है फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, आयुर्वेदीय फिजियोलॉजी। ठीक है, ये क्रिया शारीर सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि इसका फायदा, जिसका क्रिया शारीर सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो, उसका रोग निदान सब्जेक्ट बिल्कुल बढ़िया रहेगा, और उसका काय चिकित्सा सब्जेक्ट, दैट इज इंटरनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, बहुत अच्छी रहेगी। क्रिया शारीर का दूसरा नाम है दोष धातु मल विज्ञान। ध्यान से सुनिए, दोष धातु और मल, ये हमारे शरीर के तीन मूलभूत घटक हैं। दोष का मतलब है बायो एनर्जीज, वात, पित्त और कफ। धातु, सप्त धातु आयुर्वेद ने कहे हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तीन मल, मूत्र, पुरीश एंड स्वेद। तो इसका जो साइंस है वो बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं मज्जा धातु भाग 1। हिंदी में चर्चा होगी, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विनंती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अब तक मैं रस, रक्त, मांस, मेद, ये सब वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हर एक किसी भी धातु के ऊपर SAQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो आज बात करेंगे मज्जा धातु के बारे में। पहले भाग में हम नाम निरुक्ति, पर्याय, स्थान, संगठन और स्वरूप, धातु प्रकार, ये मज्जा धातु के प्रकार कितने हैं, परिणमन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म और परिणमन काल के बारे में बात करेंगे। दिस इज BAMS फर्स्ट ईयर लेक्चर फॉर क्रिया शारीर सब्जेक्ट। मज्जा धातु को कहा गया है पूर्ण करने वाला। पूर्ण का मतलब है फिलिंग, फिलिंग ऑफ ऑशियस टिश्यू। अस्थि धातु के अंदर रहकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अस्थि धातु के अंदर एक तो बोन मैरो हो सकती है, नहीं तो ब्रेन रह सकता है। हमारी जो स्कल बोलते हैं ना, स्कल, ये क्या है, स्कल अस्थि धातु है। स्कल के अंदर क्या है, स्कल के अंदर ब्रेन है। उसको आयुर्वेद ने मस्तुलुंग कहा है। ये मज्जा धातु का ही हिस्सा है। सप्त धातुओं में छठे क्रमांक का, अस्थि के पश्चात पोषण होने वाला अधिक उत्तम प्रसादभूत धातु है मज्जा धातु। पहले वाले जो धातु थे, रस, रक्त, मांस, मेद, ज्यादातर रक्त धातु, उनकी परीक्षा करना आसान था। ब्लड एग्जामिनेशन इज वेरी इजी। रस धातु, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं, कैसे हैं, माप सकते हैं हम। मसल टिश्यू, उसकी मसल स्ट्रेंथ माप कर सकते हैं। मेद धातु, बॉडी मास इंडेक्स देख सकते हैं। फिलहाल मज्जा धातु का, अस्थि धातु के लिए बोन डेंसिटी माप कर सकते हैं। फिलहाल मज्जा धातु का परीक्षण, नर्वस टिश्यू की एग्जामिनेशन, नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन बहुत ही कठिन है। स्थूल अवयव स्वरूप में सहजता से परीक्षण, सहजता से, ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे नहीं कहता कि परीक्षण नहीं किया जा सकता। आप ब्रेन का परीक्षण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरी आपको विनंती है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आयुर्वेद एकेडमी की प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है। प्रथम वर्ष से लेकर आखिर वर्ष तक हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस में बना चुका हूं। उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन, बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। तो आपको अभी की अभी क्या देखना है,
नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन के जो भी 3 वीडियोस हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए इस मज्जा धातु के वीडियो के बाद। नाम निरुक्ति पर्याय, अस्थि के बाद इसका पोषण होता है, अस्थि के द्वारा पोषकांश मिलते हैं, इसके लिए मज्जा धातु को अस्थि स्नेह या अस्थि संभव कहा जाता है। आगे चलकर यह क्रम कैसा है याद है आपको? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और आगे का यस शुक्र। तो शुक्र के पोषकांश, शुक्र पोषण के लिए जिम्मेदार रहता है ये मज्जा धातु, तो उसके लिए उसको क्या बोला है? शुक्र कर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सब बातें इसमें आती हैं। कौशिक, विश्वामित्र ये ऋषियों के नाम भी मज्जा धातु के पर्यायी नाम माने जाते हैं। अगला पर्याय है सिनोनिम विमज्जन। विमज्जन संस्कृत धातु का मतलब है डूबना। मज्जा धातु अस्थि के भीतरी भाग में अर्थात शरीर के गंभीर भाग में इन डेप्थ स्थित होता है। इट्स नॉट ए सुपरफिशियल टिश्यू, दिस इज अ डीप टिश्यू। धातु ये क्या है? बॉडी टिश्यूज है। और एक पर्याय नाम है सार। मज्जा धातु को क्या बोलते हैं? सार। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? जिस प्रकार वृक्ष के तने को सार माना जाता है, उसी प्रकार अस्थि के रिक्त स्थान में स्थित स्निग्ध, यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है मज्जा धातु का, स्निग्ध धातु को मज्जा कहा जाता है। सुश्रुत ने जब शव विच्छेदन की पद्धत बताई थी, तब शव को पत्तों में लपेटकर पिंजरे में बहते पानी में 7 से 8 दिन तक रखा जाता था। आयुर्वेदिक डिसेक्शन मेथड एक्सप्लेन्ड बाय सुश्रुत। तत्पश्चात 8 दिन के पश्चात वनस्पतियों की कोमल शाखाओं अथवा घास के पत्तों का उपयोग कर एक एक धातु अलग कर शरीर अंतर्गत अवयवों का अध्ययन ये सुश्रुत और उसके स्टूडेंट्स करते थे। इस पद्धति में जब आयुर्वेदिक डिसेक्शन वो कर रहे थे तो क्रमशः त्वचा, इट्स रिलेटेड विद रस धातु, मांस, मेद, अस्थि और सबसे अंतर्गत मज्जा धातु का ज्ञान संभवतः अंत में हुआ होगा। नर्व्स आर ऑलवेज डीपली सीटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स है ना, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, कहां रहते? वो सुपरफिशियल नहीं रहते, बहुत डेप्थ में है। अतः मज्जा धातु को सार किंवा विमज्जन ये पर्यायी नाम दिए गए हैं। मज्जा धातु का स्थान, महत्सूच अस्थिषु मज्जा भवति। बड़े बड़े जो अस्थि है उनके अंतर्गत मज्जा होती है। जैसे क्रेनियम में है ब्रेन, ब्रेन एक, मस्तिष्क एक मज्जा धातु है। स्थूल अस्थिषु विशेषेणम मज्जा तु अभ्यंतराश्रितः। ज्यादातर ये इसका मज्जे का स्थान कहां पर बताया गया है? इन अ ब्रॉड टाइप ऑफ द बोन्स, सुश्रुत शारीर में लिखते हैं। अस्थि के अंतर्भाग में स्थित रिक्त स्थान में स्थूल अस्थि में, ध्यान से सुनिए, स्थूल अस्थि में, स्थूल का मतलब मोटापन नहीं है यहाँ पर, स्थूल का मतलब है बड़े बड़े जो तुम्हारे हड्डियां हैं उसके अंतर्गत यह मज्जा होती है। और जो छोटे 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 अस्थि है, अण्वस्थि बोलते हैं, उनके अंदर जो होता है उसको बोन मैरो, रेड बोन मैरो, सरक्त मेद कहा जाता है। बड़े अस्थि के अंदर मज्जा, छोटे अस्थि के अंदर सरक्त मेद। मज्जा धातु अस्थि के सुशिर मध्य भाग में स्थित होने के कारण वो मज्जा धातु गंभीरतम धातु बताया गया है। और इसी के कारण मज्जा धातु के आश्रय से जब आपको बुखार आ जाएगा, कफवात जब आश्रित हो जाएंगे, और ये धातु, ये दोष है और ये मज्जा धातु है, दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि, तो जब मज्जा धातु को अटैक हो जाता है तब व्याधि दुस्साध्य अथवा असाध्य हो जाती है। तो whenever there is a nervous tissue affection in any disease, like for example hemiplegia, Parkinson, myasthenia gravis, motor neuron disease,
तो ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीज है ट्रीट करने के लिए। ध्यान से सुनिए, प्रोग्नोसिस इज वेरी लिमिटेड, साध्यासाध्यत्व में। स्थान के बारे में, हर एक धातु में स्रोतस की संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी धातुओं के मेटाबॉलिक प्रोसेस, चयापचय की जो प्रक्रिया होती है, कहां पर होती है? वो स्रोतस के द्वारा होती है। हर एक धातु का एक एक स्रोतस बताया गया है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर छोटे बड़े जो होल्स है, पोर्स है, हाँ, उसके चैनल्स के द्वारा बनाया है। फिलहाल 13 आर इंपॉर्टेंट स्रोतसाज। प्राण वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, और सप्त धातु के 7 स्रोतस। रस वह, रक्त वह स्रोतस। ऐसे करके मज्जवानाम स्रोतसाम अस्थिनी मूलम संदेयाच। हर एक स्रोतस के कुछ कंट्रोलिंग ऑर्गन्स होते हैं। कंट्रोलिंग ऑर्गन्स को आयुर्वेद ने मूल स्थान बताया है। मज्जव स्रोतस में क्या होता है? हर एक स्रोतस में 4 प्रमुख क्रिया होती हैं। उन भाव पदार्थों की उत्पत्ति, निर्मिति, परिणमन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, वहन, ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन, किट्ट भाग जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, उसका उत्सर्जन क्रिया की जाती है। तो हर एक स्रोतस में उत्पत्ति, परिणमन, वहन और उत्सर्जन, ये क्रिया आपको लिखनी पड़ेगी। स्रोतस का मूल स्थान अस्थि एवं संधि है। अस्थि के अंतर्गत स्थायी मज्जा, स्टेबल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मज्जा धातु होता है। यहां पर जो संधि शब्द है ना, उसके अलग अलग अर्थ हैं। एक तो अर्थ आपको मालूम है, अस्थि संधि, बोनी जॉइंट्स। फिलहाल यहां पर अलग विचार आपको करना पड़ेगा। यहां पर मज्जा धातु का संबंध सिर्फ बोनी जॉइंट से नहीं है। तो जिसको बोलते हैं मांस स्नायु, ये भी संधि है। स्नायु अस्थि, ये भी एक प्रकार की जोड़ है। और मांस सीरा, ये भी एक प्रकार का जोड़ है, संधि है। तो ध्यान से आप लिख दीजिए, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। 2 बार मैं बोलूंगा, न्यूरो, NEURO, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो क्या हो गया? ये संधि हो गया। नर्व आती है और वो कहाँ आती है? स्नायु में आ जाती है। तो उसके जो मोटर फाइबर्स है, उसके द्वारा स्नायु का, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की ऑर्डर दी जाती है। ठीक है। स्थान के बारे में, अस्थि और वात, इसका संबंध सर्वपरिचित है। वात का कार्य मज्जा के आश्रय से होता है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल द नर्व इंपल्सेस, वात का कार्य का मतलब क्या है? नर्व, NERVE, नर्व इंपल्स है ना। नर्व का जो इंपल्स प्रोपोगेशन होता है, कंडक्शन बोलते हैं उसको, उसमें बिगाड़ आ गया तो ये देखिए, ये कंप्लेंट आ जाती है। हस्त चिमचिमायन, टिंगलिंग नमनेस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिंगलिंग नमनेस। हस्त में चिमचिमायन, इस वातज प्रकार के लक्षण के लिए देखा जाता है कि संधि में बिगाड़ नहीं है ना। सर्वाइकल एक्सरे निकालते हैं, एपी एंड लेटरल व्यू। मध्य प्रदेश के अस्थि संधि की प्राकृतता का परीक्षण किया जाता है। उधर कुछ स्लिप डिस्क है क्या? नर्व कॉम्प्रेस हो रही है क्या? इसके कारण ये हस्त चिमचिमायन हो सकता है। मज्जा धातु के स्थान में अलग विचार है। या एव पित्त धरा, सा एव मज्ज धरा कला। सुश्रुत कल्पस्थान में दल्हन टीका में इसका उल्लेख आया है। कला, कला का मतलब है इंटरनल लाइनिंग। तो मज्जा धातु की अलग कला, लाइनिंग नहीं बताया है। और आयुर्वेद ने, सुश्रुत ने, दल्हन ने क्या कहा? जो भी पित्त धरा कला है, उसी के द्वारा ही मज्ज धरा कला का काम होता है, या उसका कनेक्शन है। पित्त और मज्जा में कनेक्शन है। सुश्रुत संहिता में विष संक्रमण में टीकाकार जो है दल्हन, उन्होंने पित्तधरा कला को ही मज्जधरा कला ऐसे कहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पांडु मतलब एनीमिया, कामला मतलब जॉन्डिस, इसमें भी मज्जा स्थित पित्त दृष्टि का उल्लेख किया गया है। व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि पित्त प्रकोप कारणों का मज्जा धातु पर परिणाम दिखाई देता है।
जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी, जो भी पेशेंट पित्त प्रकोपक आहार विहार, ये रिसर्च का पॉइंट है। सेरेब्रल एट्रोफी के पेशेंट लेने होंगे आपको, डीमाइलिनेशन जिसमें होता है, मोटर न्यूरॉन डिसीज, उसमें आप देखेंगे जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्रेन के प्रॉब्लम्स है, उस पेशेंट की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पेशेंट है, उसके गतकाल के इतिहास में, जन्म में, उसमें जीवन में वो हमेशा तीखा खाता था क्या? whether the patient was eating whole of his life very spicy food, very chili food, very sour food, very salty food, क्योंकि कटु, अम्ल और लवण, कटु का मतलब तीखा, कटु अम्ल लवण, ये पित्त प्रकोप हो जाता है और उसके द्वारा ब्रेन का डैमेज होता है। उसी तरह स्मोकिंग है, धूमपान करना, धूम्रपान करना, उसके बाद मद्यपान करना, ये पित्त प्रकोपक है। बेसिकली उसका स्वभाव कैसे था? वेदर द पेशेंट वॉज ऑलवेज हॉट टेम्पर्ड, हमेशा उसके मन में जेलसी रहती थी क्या? एंगर रहता था क्या? मेंटल स्ट्रेस था क्या? ये सब चीजें मायने रखती है आयुर्वेद के हिसाब से जब भी हम बात करते हैं ब्रेन प्रॉब्लम्स या नर्वस टिश्यू प्रॉब्लम और मज्जा धातु प्रॉब्लम। ठीक है, मज्ज प्रधान अवयव, आयुर्वेद ने स्पेसिफिकली कहा है कि कई कई अवयव में मज्ज की स्निग्धता, मज्जा धातु की स्निग्धता ज्यादा पाई जाती है। तत्एव च शिरसि कपाल प्रतिच्छन्नम क्रेनियम मस्तिष्काख्यम मस्तुलुंगाख्यम, मस्तुलुंग ब्रेन, च स्थूल अस्थिषु च मज्जा। यह देखिए, ये ब्रेन, ये मज्जे का धातु का प्रधान स्थान है। अष्टांग संग्रह वाग्भट कहते हैं, मेधा मस्तुलुंगत्वम याति मज्जत्वम याति। जब भी मेध धातु की स्निग्धता ब्रेन में आ जाती है तो एक मज्जा स्वरूप उसका प्राप्त होता है। मस्तुलुंग अथवा मस्तिष्क अथवा ब्रेन, ये आयुर्वेद ने कहा है कि सद्य प्राणहर मर्म है। ये मर्म शिरः कपाल में, क्रेनियम में उपस्थित ये मज्जा है, ऐसे वाग्भट अष्टांग संग्रह में लिखते हैं। डल्लण जो सुश्रुत के टीकाकार है वो बोलते हैं मस्तुलुंग घनीभूत घृत के समान होता है। तो घृत, घृत का मतलब एक स्निग्ध पदार्थ, फैटी सब्सटेंस। तो ध्यान से सुनिए, ब्रेन का संबंध स्निग्ध गुण से है। ये देखिए मज्जा धातु, अभी हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है स्लाइड, फिलहाल देखता हूं मैं यहां पर। देखिए, आप मेरे को माफ कर दीजिए, थोड़ी सी स्लाइड में गड़बड़ी है कि ये स्निग्ध, यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी तरह से देखे, फिलहाल नहीं देख पाते आप। ठीक है, नेत्र, ये भी एक मज्जा धातु का स्थान बताया गया है। जो भी आंख में स्निग्धता होती है, चमक होती है, वो मज्जा धातु के कारण होती है। तो नेत्र आप भूलना नहीं, जब मज्जा धातु के स्थान पूछे जाएंगे तो नेत्र का उल्लेख करना है, संधि का उल्लेख करना है। मज्जा सारता में संधि जब भी बेस्ट क्वालिटी, सारता का मतलब है क्वालिटी एग्जामिनेशन, सारता का मतलब है विशुद्ध तर धातु, अच्छा अच्छा धातु होना। तो मज्जा धातु जब अच्छा होता है तो जो सांधे होते हैं, बोनी जॉइंट्स होते हैं, वो स्थूल, स्थूल का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और सरकमफरेंस बढ़िया होना, दीर्घ होते हैं और वृत्त रहकर अपना कार्य उत्तम प्रकार से करता है, जैसे कि अकुंचन प्रसारण, कोई खिटखिटाहट नहीं रहती उसमें। ठीक है, तो ये स्लाइड के लिए मेरे को माफ कर दीजिए। अभी फिलहाल मैं वापस जाता हूं और आपको अगली वाली स्लाइड दिखाने का कोशिश करता हूं। मज्जा धातु संगठन और स्वरूप, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। आयुर्वेद का तो ये सूत्र फेमस है, इस पृथ्वी जगत पर, अर्थ का मतलब है अर्थ, EARTH, सभी की सभी, सर्वम, जो भी वस्तुएं आपको दिखनी पड़ेगी वो कैसी हैं? पांचभौतिक, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट्स। किंतु व्यपदेशस्तु भूयसा, ये शब्द जरा गौर कीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए और अपने नोटबुक खोल दीजिए। व्यपदेशस्तु भूयसा का मतलब प्रिडोमिनेंटली मोर, इंग्लिश में बता रहा हूं, तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा प्रमाण, उसको बोलते हैं व्यपदेशस्तु भूयसा। चक्रदत्त कहते हैं कि पांचभौतिक तो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, फिलहाल उसमें जल या आप्य घटक का प्राधान्य है, उसको बोलते हैं व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय। दिस इज पर्टिकुलर थ्योरी।
जल का स्निग्ध गुण मज्जा धातु में मुख्यतः दिखाई देता है। मज्जा अस्थि मध्यगत स्नेह है, वो मेद सदृश है, किंतु मेद की अपेक्षा गुरु एवं साररूप ये मज्जा धातु है। मेद जब स्निग्धतर बोलेंगे तो मज्जा धातु को स्निग्धोत्तम कहेंगे। मज्जा ये पांचभौतिक स्नेह द्रव्य सोम गुण जल तत्व और तेज तत्व का संयोग उसमें होता है। मज्जा को मातृज अवयव बताया गया है, वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन। वी हैव टू टेक वेरी लार्ज ग्रेट प्रिकॉशन ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। मस्तिष्क मज्जा का स्वरूप अविलीन घृताकार बताया गया है। मज्जा कफ वर्गीय धातु है, मतलब कफ के जो भी गुण हैं वो मज्जा धातु के गुण समान है। वो मज्जा धातु कफ का स्थान है। तर्पक कफ, ध्यान से सुनिए, लिख दीजिए आप। मस्तिष्क में कौन सा कफ आयुर्वेद ने कहा है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तर्पक कफ। वाग्भट के अनुसार कफ तथा मज्जा का आश्रय संबंध होता है। मज्जा धातु के प्रकार दो तरह के, एक तो स्थायी, हर एक धातु की यह प्रकार है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी को बोलते हैं पोष, मतलब स्टेबल और फाइनल प्रोडक्ट, और अस्थायी को बोलते हैं पोषक, दैट इज अनस्टेबल और रॉ और प्रिकर्सर। ऐसे है ये दो प्रकार। मज्जा धातु का परिणमन अश्नो मज्जा तथा शुक्रम, अस्थि धातु के द्वारा पोषकांश मिलने से मज्जा धातु बनता है, और उसके बाद कौन सा धातु आता है? शुक्र धातु आता है। ऐसा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी में बताया गया है। अस्थि मज्नहा पुष्टि च करोति सुश्रुत सूत्रस्थान। सुश्रुत भी वही कहते हैं कि अस्थि धातु के द्वारा मज्जा धातु को पोषकांश मिलते हैं। पोषण क्रम के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। छठा धातु है, छठा, सिक्स्थ। ये देखिए, अस्थि मज्नहा पुष्टिम च करोति सुश्रुत सूत्रस्थान। पोषण के अनुसार छठा धातु, ये देखिए अस्थि कैसा है? खर है अस्थि, शुष्क है, स्थिर है, आर्द्रता रहित है। और उसके ये अपोजिट गुण वाला कौन सा धातु बनता है? मज्जा स्निग्ध है, मज्जा मृदु है, मज्जा द्रव है। देखते हैं ना, अपोजिट प्रॉपर्टीज है। उसे ही बोलते हैं कि संस्कार के द्वारा, मज्जा धात्वग्नि के द्वारा ये परिणमन पॉसिबल है। वायु के प्रभाव के कारण अस्थि के मध्य भाग में सुशिरता होती है, पोरोसिटी। इन छिद्रों में मेद धातु स्थापित होकर सुशिरता भरी जाती है। ये अस्थिगत स्नेह वही मज्जा धातु है। स्थूलास्थीसु विशेषेण मज्जा तु अभ्यंतराश्रितः। एक्सक्यूज मी, पार्डन मी फॉर दिस टाइपिंग मिस्टेक। शुद्ध लेखन, अभ्यंतराश्रिता। महत्सु मज्जा भवति, मेद सस्तानि पूर्यते, स्नेहो मज्जा ततः स्मृतः। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहणी अध्याय। अस्थि में मेद के घटक प्रविष्ट होते हैं, उन पर अग्नि के संस्कार होकर पचन होने से जो स्नेह अथवा जो सारभाग निर्माण होता है वही मज्जा कहलाता है। ये देखिए अस्थि धातु दिखाया है, शीमैटिक डायग्राम है। ये मेद धातु ऊपर वाला है, उसमें से स्निग्धता अंदर चली जाती है, और अंदर जो स्निग्ध भाग से जो बना हुआ धातु है उसको हम मज्जा धातु कहते हैं। मज्जा धातु की उत्पत्ति अथवा पोषण के संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है क्रम परिणमन न्याय, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके अनुसार रस, रक्त, रक्त के बाद मांस, इस क्रम से एक धातु से लेकर अगले धातु की उत्पत्ति या अगले धातु का पोषण होता है। तो अस्थि से मज्जा की निर्मित होती है। अभी अभी जो हमने ये देखिए, फिलहाल दिखाता हूं, ये जैसे आकृति में आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया है कि मेद का स्निग्धांश स्वछिद्र अस्थि से बहकर मज्जा की निर्मित होती है, दैट इज रेड बोन मैरो। प्रथमतः ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो विधान विभिन्न अर्थ सूचित करते हैं, किंतु मज्जा धातु के संगठन का विचार करने पर दोनों विधानों का समन्वय नीचे दिए हुए प्रकार से मज्जा की उत्पत्ति, मज्जा का पोषण, ये उपादान कारण कैसे है ये समझ में आ जाता है।
कौन से उपादान कारण है? एक तो है मेद धातु का संबंध, मेद स्थित स्निग्धांश से ये मज्जा धातु बनता है, और अस्थि धातुगत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रसाद अंश का मतलब न्यूट्रिएंट्स, उसके द्वारा मज्जा धातु बनता है। खले कपोत न्याय के अनुसार सिलेक्शन मेथड बोलता है। खले कपोत न्याय का मतलब है थेरी ऑफ सिलेक्शन, थेरी ऑफ सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आहार के द्वारा मज्जा धातु पोषक घटक स्वतंत्र रूप से आहार रस के द्वारा सीधे मज्जा की ओर जाकर तत्काल मज्जा का पोषण करते हैं। जैसे गोघृत, ऑलवेज घी इज बेस्ट फॉर द ब्रेन। हर एक प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम 1 चम्मच घी, गाय गौ से बना हुआ घी, हाँ, वो लेना चाहिए। उससे आपकी ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छी रहेगी। ब्राह्मी घनवटी ले सकते हैं, शंख पुष्पी घनवटी भी ले सकते हैं। ये देखिए, हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है धातु की स्तर पर, उसको बोलते हैं त्रिधा परिणमन। त्रिधा का मतलब है 3। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये 3 घटक यहाँ पर निकल आते हैं। ठीक है, मज्जा धातु का पोषकांश कहाँ आता है? मज्जा व स्रोतस में आ जाता है। उसके ऊपर मज्जा धात्वग्नि की क्रिया होती है, और उससे क्या क्या बनते हैं? पोष्य मज्जा धातु और उपधातु, जैसे केश शारंगधर ने बताया है। शुक्र धातु का पोषकांश बन जाता है। स्थूल मल, अक्षी मतलब आंख, विट का मतलब है टट्टी, संडास, त्वक स्किन, इस हरेक जो घटक है उसमें जो स्नेह रहता है वो स्थूल मल है, मज्जा धातु का मल। और सूक्ष्म मल तो हमेशा क्लेद रहता है, मॉइस्चर। अभी परिणमन काल, संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत। चरक के अनुसार आहार रस सेवन करने के बाद 7वें दिन में मतलब पोषकांश की निर्मित हो जाती है। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार 25वें दिन पोष्य मज्जा धातु की निर्मित हो जाती है। तो ये दोनों अलग अलग काल के लिए आप समझ लेने की कोशिश कीजिए। चरक का जो काल है वो पोषकांश की निर्मित का है, और सुश्रुत का जो काल है वो पोष्य धातु या स्टेबल प्रोडक्ट निर्मित का कालावधि है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मज्जा धातु भाग 1। इसमें हमने आज नाम निरुक्ति, पर्याय, स्थान, संगठन स्वरूप, धातु प्रकार, परिणमन काल के बारे में चर्चा की है। भाग 2 में हम देखेंगे मज्जा धातु के गुण क्या है, मज्जा धातु का प्रमाण कितना है, और मज्जा धातु क्या कार्य करता है। और भाग 3 आप जरूर देखिए, उसमें मज्जा धातु की सारता, मज्जा धातु के उपधातु और मल कौन से हैं, और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट मज्जा धातु की वृद्धि क्षय के लक्षण क्या है। तो मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो आप जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर योर स्टडीज, फॉर योर करिकुलम, फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर health. So my dear friends, I wish you all the best. I wish you best for your studies, for your exam, and for your career as well. Thank you very much and take care.